बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल में स्वागत है। रजनीगंधा क्लासेस। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का लेसन 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा अब पिछले क्लास में जाना होगा, यानी 9th में जाना होगा, जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें, हम लोग नंबर लाइंस में पढ़े हैं, नंबर लाइन में पढ़े हुए हैं कि बीच में यहाँ पे ज़ीरो के दाहिने साइड में हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 सारे नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगर ये देखते हैं, ज़ीरो से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो ये जो सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 एट्सेट्रा, जितना हम लोग काउंटिंग में हम लोग करते हैं, जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जो भी काउंटिंग करते हैं, तो ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग एक साथ कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 11 12 15 19 6 20 21 ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग एक साथ रख देते हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी n में वो सभी नंबर्स आते हैं जो कि काउंटिंग में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ये सारे नंबर्स क्या हो गए? ये सारे नंबर्स हो गए आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब इसी में अगर हम लोग ये देखा जाए कि हम लोग कहाँ से चलना शुरू किए थे? ज़ीरो से। अभी कहाँ है? 1 2, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए। इसी तरह से हम लोग ओरिजिन कहाँ से शुरू किए? ज़ीरो से। तो अगर इस 1 2 3 4 नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो भी साथ में ले लेते हैं, यानी अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? अब हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, ज़ीरो भी हो गया, 1 2 3 एट्सेट्रा। ये सारे नंबर्स अगर हम लोग एक बैग में ले लेते हैं, तो अगर इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को भी ले लेते हैं, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं, इन सारे नंबर्स के सेट को क्या कहते हैं? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये सारे हो गए पूर्ण संख्याएं, ये होल नंबर्स। अब इसके थोड़ा और आगे हम चलते हैं। जैसे हम लोग अब ज़ीरो के जब राइट में चले थे तो 1 2 3 4 5 आया था। अब ज़ीरो के थोड़ा लेफ़्ट में चलते हैं, तो लेफ़्ट में हम लोगों को कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? -1 -2 -3 एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि सारी कैसी संख्या मिल रही हैं हमें? सारी निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। इधर में क्या थे? सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को जब एक साथ कर देते हैं तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है। उस सारे पॉजिटिव नंबर में अगर हम ज़ीरो भी ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और अगर इस ज़ीरो के लेफ़्ट में जाएं तो सारे निगेटिव नंबर्स को भी अगर हम इसमें ही रख लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग ऐसा रखते हैं कि 0 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और लेफ़्ट साइड में -1 -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो ये जो सारे नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा, ज़ीरो भी होगा और निगेटिव नंबर भी होगा। ये सारे नंबर जो होंगे, इन सभी को अगर मिला देते हैं तो वो सारे नंबर्स, यानी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, वो एक पूर्णांकों का सेट होगा, यानी पूर्णांक मतलब इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। जो इंटीजर्स होते हैं, यानी जो पूर्णांक होते हैं, उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और साथ में सारे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इन सभी नंबर्स के सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो चली, ये तो हो गया कि ज़ीरो से राइट साइड में चले तो 1 2 3 4 आ गया, लेफ़्ट में आ गया तो -1 -2 -3 4 आ गया। लेकिन
अब हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे हम लोग अगर 1 किलोमीटर चले या 1 से पहले ही चले आए, या पूरा 1 किलोमीटर नहीं चले, कहाँ तक चले, थोड़ी दूरी चले, यानी 0 से चलना शुरू किए और 1 तक ना पहुँच के हम लोग बीच में ही आए, यानी 1/2 तक आए, या 1/2 से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, 1 तक नहीं गए लेकिन 1/2 गए और 1/4 इसमें और चले आए, ठीक है। या अगर 1 पूरा चले गए और उसके बीच में 3/2 आधा और आगे बढ़ गए, या 1/4 और आगे बढ़ गए, तो वो सारे नंबर्स भी आएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 4 के बीच में ऐसे भी नंबर होंगे जो फ्रैक्शन वाले होंगे, जिनको कि हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में 1/2। ये हम लोग 7th में हम लोग नंबर लाइन पे पढ़े हुए कि इसके बीच में भी जो नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन वाले, वो सब नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं। यानी सभी नंबर्स जो होते हैं, इन जितने भी नंबर्स हैं सबके बीच में फ्रैक्शन वाले पार्ट्स होते हैं, चाहे हम लोग इधर ले लेते हैं या इधर हम लोग अगर लेना चाहते हैं, तो इन दोनों के भी बीच में ये पूरा -1 है, ये पूरा -2 है, और इन दोनों के बीच में भी एक फ्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। ये भी एक फ्रैक्शन हुआ, -3/2। अगर हम इन दोनों का चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में भी हम लोग लिख सकते हैं -5/4, एक्सेट्रा, इस तरह होता जाए। यानी बीच में जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो इसका ये परिमेय संख्याएं यानी कि ऐसी सभी संख्याएं, सिंपल सी भाषा में, अभी हम लोग इसके डेफिनेशन में बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल भाषा में ये जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, और उनको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या? अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 6/7, या -1/2, -1/5। ये सारे जितने फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये सभी हम सारी चीज़ें हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे सभी नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, नहीं रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/3 मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, तो इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को हम लोग -5 को -5/1 भी। यानी जितने इंटीजर्स होते हैं इन सभी को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंटीजर्स भी जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में आप लोग 9th क्लास में पढ़ी होंगी कि √2 का इसमें ग्राफ बनाया जाता है, जो कि ऐसे करके लेंथ लेकर के ऐसे कट किया जाता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो अब √2 है, √2 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या √3 है, √5 है, √7, जैसे √2, √3, √5, √7 या एट्सेट्रा √11, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। नंबर लाइन पर इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी इसमें वो नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, और इसके आगे भी बहुत। अब 1.41 का अगर हम लोग सिर्फ 1.4 लिया जाए तो हम लोग 1.4 यहाँ पे ले सकते हैं, और 1.4 भी इसके ही अंदर आएगा। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे नंबर्स भी नंबर लाइन पर ही होते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है ऐसी सभी संख्याएं या ऐसे सभी नंबर्स जिसको फ्रैक्शन के रूप में ना लिखा जा सके, या
P अपॉन Q, जैसे अब इसमें क्या है ना, ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को फ्रैक्शन के रूप का मतलब ये हुआ कि इसका डेफिनेशन है कि इनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। ऐसी सभी संख्याएं, ऐसे सभी नंबर्स जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, P अपॉन Q का मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हों, यानी पूर्णांक हों। कुछ भी हो सकता है, P पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है, मतलब P और Q दोनों पूर्णांक हो यानी इंटीजर्स हो, और साथ में ये कंडीशन है कि Q 0 के बराबर अगर नहीं होता है तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंडर रूट वाले नंबर्स हैं इनको ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इनको हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, अब आप ये भी पूछिएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो √3 है तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन 1। √3 अपॉन 1 में क्या हुआ, ये इसको हम लोग इसको P कहें और इसको अगर हम लोग कहें Q, तो हमारी इस डेफिनेशन में रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के डेफिनेशन में ये जो P और Q था ये क्या था, इंटीजर था यानी कि पूर्णांक था। लेकिन यहाँ पर √3 क्या है, वो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं, उसका हम लोग डेसिमल में ही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि नीचे वाला तो पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। रेशनल नंबर नहीं कहते, लेकिन कहते क्या है इसको हम फिर अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर, जो कि नंबर लाइन पे ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 5 तरह की संख्याएं पढ़े और सारी संख्याएं कहाँ होती हैं, इसी नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के में 0 से राइट साइड में यानी 1 2 3 4 में जाते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो जाता है। 0 ले लेते हैं साथ में तो वो होल नंबर हो जाता है। अगर इसके साथ निगेटिव भी ले लेते हैं तो वो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हो जाते हैं। अगर इनके बीच का P अपॉन Q के फॉर्म का भी अगर नंबर ले लेते हैं, यानी जिसको A अपॉन B के रूप में लिख सकें यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो भी क्या कहलाते, वो भी चूँकि नंबर लाइन पे होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब मेन हमारा क्या है कि अब हमारा मेन क्या है कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ये रेशनल नंबर से ये अब क्या है ना, 1 2 ये सारे नंबर्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए यानी कि एक बड़े से थैले में रख दिया जाए, यानी एक बड़े से ब्रैकेट में रख दिया जाए, यानी कि उसमें नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो, रियल नंबर भी हो और रेशनल नंबर भी हो और इर्रेशनल नंबर भी हो, तो इन सारे नंबर्स को अगर एक साथ ले लिया जाता है या एक साथ रख दिया जाता है तो इन सारे नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं, जो कि हम लोगों का टॉपिक है। इन सारे नंबर्स को मिला करके इन सारे नंबर जिसमें ये सारे नंबर होंगे उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, और इसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। वास्तव में ये सारी चीज़ें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए, ताकि क्योंकि काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, तो रिमाइंड जब तक आप लोग को ये चीज़ नहीं याद होगा तब तक आप लोग आगे समझ नहीं सकते। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं। अब ये हो गई वास्तविक संख्याएं। अब इस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग परिमेय संख्याओं के दो थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।
इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या है, ये सबसे मेन चीज़ है, ये हम लोग हमेशा करते चले आए हैं, लेकिन हम लोग उसका नियम बस नहीं हम लोग इसको इस नाम से नहीं जानते थे। डिवीज़न तो हम लोग सिंपल तरीके से भी करना जानते हैं, लेकिन हम लोग उसका रूल नहीं जानते थे। तो क्या है इसमें, क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स को यानी दो धनात्मक संख्याओं को का जो हम लोग HCF निकालते हैं, इसके थ्रू ही निकालते हैं। इसके वास्तव में हम लोग निकालते शुरू से ही निकालते चले आए हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है कि हम लोग एक नियम के अंतर्गत निकालते हैं, और हम लोग उसके बारे में ही जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और इसके थ्रू हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहिए तो आप लोग 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लें। ये मिला लिए, ये हम थोड़ा सा इसको रब कर दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा उतारना चाहें तो आप उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इसके बीच में हम थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में एक अलग से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। पूरी सिंपल सी चीज़ हम आपको एक बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 7 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा है जो कि हम लोग करना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 7 को डिवाइड किए हैं 2 से। अगर सिंपली डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6 और 1 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 7, ये क्या है आपका, इसको हम लोग P लिख सकते हैं, सॉरी इसको A लिख दें और इसको क्या लिख दें, B। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। ये हम लोग वैसे भी जानते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, ये 7 क्या है, 7 है A इज इक्वल टू किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, ये हो गया B। इसको हम लोग कह सकते हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए तो इसको P कर दिया जाए और प्लस R। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यही है डिवीज़न एल्गोरिथम। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, समझिए, और कोई अगर प्रॉब्लम इसमें आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।